हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर का एक पार्ट जो है मिनरल्स वाला जो रिसोर्सेज है, तो मिनरल रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज दो एस्पेक्ट पे चैप्टर है। तो एनर्जी रिसोर्सेज से आपको बेसिकली समझ में क्या आता है कि एनर्जी रिसोर्सेज जहां वो सारे रिसोर्सेज जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है, खा लेते हैं क्या सर एनर्जी मिल जाती है? नहीं, मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ईंधन की व्यवस्था होती है हमारी, वो हम करते हैं। तो एनर्जी आपको कन्वेंशनल सोर्सेज से भी मिलती है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स से भी मिलती है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों पढ़ना है आपको। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कन्वेंशनल पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है? तो एनर्जी रिसोर्सेज में हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको आगे सारी चीजें समझाते चलूंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, ठीक है, सोशल स्कूल वाला जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, ठीक है, तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस वगैरह सारी चीजों की अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे स्पेशल क्लास होती है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, ये सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है, कन्वेंशनल पहले पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो पुराने समय से पुराने तरीके से चला आ रहा है, कन्वेंशनल, ठीक है? बोलते हैं ना, दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो कन्वेंशनल मतलब क्या है, जो पुराने तरीके से पुराने समय से चला आ रहा है, जो रिन्यू नहीं होता है, ठीक है, जो रिन्यू नहीं होता है, ठीक। तो यहां पे कन्वेंशनल रिसोर्सेज को इसीलिए क्या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। एग्जॉस्टेबल मतलब क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहा जाता है। तो mineral fuels are essential for generation of power required by agriculture, industry, transport and other sector of economy। अब क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें या फिर बेसिकली एनर्जी सोर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, क्या कि मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट हमें हर एस्पेक्ट पे है, चाहे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में चीजों को चलाने के लिए, ठीक है? गाय बैल तो है नहीं कि पीछे से लकड़ी मार देंगे चल जाएंगे, आपको पावर चाहिए रहेगी। वो पावर कहां से आएगी, वो एनर्जी आएगी एनर्जी रिसोर्सेज से। तो मिनरल फ्यूल्स जैसे अगर हम देखें तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन्हीं तीनों के बारे में आपको बताया भी आगे। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, ये किससे बना है? ये फॉसिल्स से बना हुआ है। फॉसिल्स मतलब क्या है, जो पुराना अवशेष रह गए ना, बहुत पुराने, जैसे पेड़ के हो गए, ह्यूमन बींग्स के हो गए, क्या सकते हैं मराइन लाइफ के हो गए, ह्यूमन बींग्स के हो गए, तो उसी से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा सब कुछ निकलता है, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर दी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स यहां पे लिखा जरूर है, देखो, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को जो है ना आप क्लीन फ्यूल में कंसीडर करते हो, उसके लिए आप वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हो नॉन कन्वेंशनल। तो एनसीईआरटी में जो गड़बड़ है इसे सुधार लेना। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह हम क्या करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीन का ध्यान रखेंगे। तो दीज कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब क्या होते हैं ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स? ऐसे हैं, गाड़ी में डाला पेट्रोल, घुमा के लाए, धुआं बना के उड़ा दिया, ठीक है? इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख कहीं धुआं, वो वाला नहीं है, ठीक है? यहां धुआं कौन सा है, गाड़ी वाला धुआं है। तो उस सेंस में क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको एक बेसिक आइडिया लगा। अब जो जो बताया मैंने, जैसे कोल हो गया, तो हम वही पैटर्न में पढ़ेंगे जिस तरह से हमने क्या मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कोई भी मिनरल रिसोर्स, अगर आयरन है तो आयरन कहां कहां पाया जाता है, ठीक है? वैसे ही बॉक्साइट है तो बॉक्साइट कहां कहां पाया जाता है। मैप अलग से करवाऊंगा, घबराना मत, ठीक है? तो अब जैसे यहां देखोगे आप एनर्जी रिसोर्सेज में कोल की अगर बात करें तो कोल क्या है, कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore। कोल एक इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है जो कहां इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स में। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं बड़े बड़े, जो कोल से चल रहे होते हैं, कोल को बर्न करके वहां से एनर्जी निकलती है, जो हीट निकलती है, उससे टरबाइन को रोटेट किया जाता है वहां पर। साथ ही साथ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर जैसे लोहा जो निकाल रहे हो ना, अब तो आपने भी पढ़ के आया कि आयरन ओर रहता है, आयरन ओर से अपन क्या निकालते हैं, आयरन निकाल लेते हैं, लेकिन अपने आप नहीं निकलता कि आप बैठ जाओगे चलो आयरन बाहर आ जाओ आयरन ओर से। वहां पे स्मेल्टिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे फर्नेसेस होते हैं, भट्टे होते हैं बड़े बड़े, उसमें लाइमस्टोन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है? तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके फिर क्या है, कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जलाया जाता है, उस ओर को पिघलाया जाता है, तो स्लैग बाहर निकल जाता है,
और आपके पास प्योर आयरन आता है, पिग आयरन जिसे कहा जाता है। तो वैसे क्या है, वैसे अगर आप देखोगे तो कोल क्या है, कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स में, उसके अलावा जो हमारे घर में ठंड में हम सिगड़ियां जलाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना इस्तेमाल है। कोल अकर्स इन रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टर्शरी। ध्यान रखते चलना, कोल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं फॉर्मेशन अगर पूछा जाए ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि कब बना है ये, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो टर्शरी डिपॉजिट्स और गोंडवाना डिपॉजिट्स, दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं कोल के। ठीक है, तो गोंडवाना डिपॉजिट में क्या आएगा, देखो गोंडवाना डिपॉजिट में आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को कि 200 मिलियन, ठीक है 200 मिलियन ईयर अगो, जो डिपॉजिट 200 मिलियन ईयर अगो वाले हैं वो गोंडवाना होते हैं, और 55 मिलियन ईयर अगो, 55 मिलियन ईयर अगो वाले जो डिपॉजिट होते हैं वो टर्शरी डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये दो तरह के डिपॉजिट्स है, इन्हें ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ठीक है आयरन समझ में आ गया, आयरन क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा, सॉरी आयरन ही, कोल, कोल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जैसे गोंडवाना कोल जो पुराना कोल है, ठीक है पुराना, तो जैसे बोलते हैं ना पुराने चावल फार फार होते हैं, वैसे ये गोंडवाना कोल की ज्यादा वैल्यू है। तो अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप। अब ये बिटुमिनस टाइप क्या होता है, तो वो तो एज के हिसाब से आपने गोंडवाना और टर्शरी दो क्लासिफिकेशन देख लिए, वैसे ही अगर क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन लिखोगे तो क्वालिटी के हिसाब से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है लिग्नाइट, पीट, ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कोल्स होते हैं, और हर कोल में कार्बन कंटेंट रहता है अलग अलग, हर कोल में कार्बन कंटेंट अलग अलग रहता है। जैसे बिटुमिनस जो होता है ना, ये बिटुमिनस क्या है, सबसे बेहतरीन भी नहीं है, लेकिन जैसे 4 है तो तीसरे नंबर पे इसकी पोजीशन आती है। इसे कमर्शियल कोल भी कहा जाता है, बिटुमिनस टाइप का जो कोल रहता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना। तो यहां पे क्या है, अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। ठीक है, तो ये नॉन कुकिंग ग्रेड के लिए कमर्शियल कोल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। ठीक है, दामोदर वैली जो है, तो दामोदर रिवर जो है, ठीक है वो वाला जो पूरा रीजन है, वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां है, तो दे लाई इन दी झारखंड बंगाल कोल बेल्ट एंड द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन दिस रीजन आर रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिधि एंड करणपुरा। जैसे अगर आप देखेंगे तो झारिया, बोकारो, ठीक है बीजेआर, तो ये सब कहां पे है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उधर वाला क्षेत्र जो दामोदर वैली वाला क्षेत्र जो है वहां पे आपको ये मिलेंगी। ठीक है, जैसे अब झारिया का बताया गया है, झारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। ठीक है, झारिया झारखंड में, जैसे झारिया जैसे झारखंड ध्यान रख लेना। ठीक है, और रानीगंज कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ लार्जेस्ट कोल फील्ड्स है। झारिया इज लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। झारिया और रानीगंज इनका बड़ा बड़ा नाम है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं। फिर क्या है, द अदर रिवर वैली एसोसिएटेड विद कोल्स आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। गोदावरी, महानदी, सोन की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे ये झारिया हो गया, ये रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, अब क्या है गोदावरी, तो गोदावरी में जैसे आप देखोगे तालचेर वगैरह, कोरबा, ठीक है ये एसोसिएटेड है। फिर क्या है, गोदावरी हो गया, गोदावरी के बाद नहीं गोदावरी नहीं, ये महानदी वाला है, महानदी हो गया। गोदावरी में जैसे आप देखोगे श्रृंगेरी, ठीक है ये श्रृंगेरी वगैरह इधर आ जाएंगे गोदावरी में, गोदावरी हो गया। फिर कावेरी भी क्या, नहीं सोन है, तो सोन इधर ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर वैलीज हैं। रिवर वैलीज में क्यों पाया जा रहा कोल, पता है उसके पीछे का कारण सिंपल सा है कि जो पुराने एज की बात कर रहे हैं हम, टर्शरी एज, गोंडवाना एज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या 200 मिलियन ईयर अगो, 55 मिलियन ईयर अगो, उस समय पे क्या है कि ये जो रिवर वैलीज हैं, आज जो रिवर वैलीज है, यहाँ पे जो वेजिटेशन था वो पूरा का पूरा क्या है, रिफ्ट के कारण या फिर रिवर के कारण क्या है, डिपॉजिट होता चले गया था। और वो जो वेजिटेशन डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में वो वेजिटेशन जो था, लकड़ियां जो थी, वो क्या होती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये हो गया, मैप अलग से करेंगे इसीलिए मैं बार बार बताते चल रहा हूं। ठीक है, द अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद द कोल्स आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। ठीक है, तो ये दूसरी रिवर वैलीज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी जैसे इंपॉर्टेंट है कोल माइन है सिंगरौली। ठीक है, पार्ट ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड लाइज इन उत्तर प्रदेश। और सिंगरौली जैसे आप बेसिकली देखोगे ना किधर भी, सिंगरौली है यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका पार्ट जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ भी उसका बेल्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचेर एंड रामपुर इन ओडिशा। ठीक है, चंदवर्धा, कंपीट एंड बांदेर इन महाराष्ट्र, श्रृंगेनी इन तेलंगाना एंड पांडुर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हो गई। ठीक है, जो यहाँ पे दी गई है। इस पे आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी कोल। टर्शरी कोल मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर कह सकते हैं टाइम फ्रेम आप देखोगे तो गोंडवाना और टर्शरी दो तरह के कोल होते हैं। तो यहाँ पे टर्शरी कोल की अगर बात की जाए तो टर्शरी कोल अकर्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है, टर्शरी कोल कहां पे पाया जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड।
ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम धारंगिरी, चेरापूंजी, मेवलिन एंड लैंगरिंग, ठीक है, मेघालय में है, ठीक है। माकुम, जयपुर, नाजीरा इन अपर आसाम, नामचिक नामफुक, ठीक है, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश हो गया, कालाकोट जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब यहां पे आप ये जो सारे नाम देख रहे हैं, तो इन सारे नाम को आपने क्या होगा पहले नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कोल प्रोडक्शन वगैरह जैसे आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, तब आपने ये सारे नाम नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि क्लास 12th में सुनेंगे ना भारी भारी नाम। तो बेसिकली क्या है ना कि ये टर्शरी और कह सकते हैं गोंडवाना कोल, इतना डिस्ट्रीब्यूशन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। बेसिकली अब आप और क्या कर रहे हैं, और टॉपिक्स को स्प्लिट कर रहे हैं। तो टर्शरी कोल जो है, जो कि क्या है, रिसेंट रिलेटिवली नया है, 55 मिलियन ईयर अगो नया नहीं होता, लेकिन फिर भी पुराने से कंपेयर करोगे तो रिलेटिवली नया है ना। तो टर्शरी कोल अकर्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, फाइन। तो उसमें कहां कहां कोल फील्ड्स है वो सब कुछ बताया गया है। तो बिसाइड्स द ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम रहता है, ब्राउन कोल जो रहता है, तो ये ब्राउन कोल भी इसके अलावा हमें मिलता है, ठीक है। मतलब जो बोलते हैं कि पका हुआ नहीं, एक तरह से ऐसा कह लो। तो ये तरह तरह के कोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोल एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हुआ, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज में हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, अभी नॉन कन्वेंशनल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक कोल हो गया। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहां से मिलता है? तो जैसे वही बताया ना, सारे जो कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो है, तो मिनरल रिसोर्सेज किस चीज पर बेस्ड है आपको पता है? मिनरल रिसोर्सेज बेस्ड है फॉसिल्स पर। तो फॉसिल्स में जैसे पेड़ से बन गया कोल। अब जो इंसान थे, पशु पक्षी थे, मछलियां थी, उनके स्केलेटन से, उनके फॉसिल से क्या बनेगा? उनके फॉसिल से बनेगा तेल, ठीक है। तो हम जीवन भर सिर में तेल लगाते हैं, तेल खाते हैं ना, तो तेल फिर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जिस देखोगे तो पेट्रोलियम ह्यूमन बींग्स या फिर स्केलेटन और इन फॉसिल से बनता है। तो क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जैसे आप देखोगे ना, तो क्रूड पेट्रोलियम जो है तो अलग अलग कलर में, अलग अलग उसमें बेसिकली ब्लैक कलर में रहता है, इसलिए क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, ठीक है। तो लिक्विड में भी मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है, तो वो नेचुरल गैस बन जाता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कहानी, ठीक है। तो इट इज एसेंशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं? तो इंटरनल कंबशन इंजन्स मतलब जैसे कार वगैरह में जो लगे रहते हैं ना कि वहीं के वहीं पेट्रोल डालो, अंदर के अंदर क्या कर देंगे? एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ऐसे इंटरनल कंबशन इंजन्स जो रहते हैं, उन्हें अगर चलाना है, ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन्स ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट जो रहते हैं, उन्हें चलाने के लिए, उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कौन करता है? पेट्रोलियम उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है। इट इज न्यूमरस बाय its numerous byproducts are processed in petrochemical industries such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, Vaseline, lubricant, wax, soap, cosmetics। जी हाँ, कुछ बच्चे अभी मुंह बना रहे होंगे कि हम जो वैसलीन ऐसे खूब ठंड में रगड़ा करते हैं हमारे होठों पे, वो कहां से आती है? तो वो पेट्रोलियम से आती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पेट्रोलियम से पेट्रोलियम नहीं निकलता है। समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्रूड ऑयल जो रहता है काला कलर का, डार्क एकदम, ठीक है, वो क्रूड ऑयल से आपको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, उसी से केरोसिन मिल रहा है, उसी से आपको प्लास्टिक मिल रहा है, उसी से आप देखेंगे नेचुरल गैस मिल रहा है, उसी से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ रही है, उसी से आपको वैसलीन मिल रही है, लुब्रिकेंट मिल रहा है, उसी से आपको क्या मिलता है? सिंथेटिक फाइबर मिलता है। दुनिया भर की चीजें जो है वो कहां से निकल के आ रही है? पेट्रोलियम से निकल के आ रही है, ठीक है। तो उस सेंस में क्या, ये उसके न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ में आया? तो ये पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सट्रैक्शन देखे ना पेट्रोल का, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहां कहां है और कहां कहां एक्सट्रैक्ट होता है। तो क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड मतलब 55 मिलियन ईयर अगो जो डिपॉजिट्स हुए थे, वहां पे आपको क्रूड पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाज सिस्टमैटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप इन 1956, ठीक है। तो ओएनजीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1956 में। उसके बाद में सिस्टमैटिक तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। उसके पहले तो ऐसा है कि कुआं खोदो, जहां निकल गया वहां से तेल बना लिया जाता था। मतलब सेंट्रलाइज तरीके से काम नहीं था, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में होता था। और इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे ना, तो दिग्बोई जो है आसाम में, ये बहुत पहले और ब्रिटिश टाइम पीरियड की ही ऑयल फील्ड है। तो टिल देन दिग्बोई इन असम वाज द ओनली प्रोड्यूसिंग रीजन, बट द सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956। क्यों? क्योंकि 1956 में जब हमारा देश हमें खुद मिल गया, तो ऑयल ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसे सेटअप किया गया, इसको पहुंचा दिया, जाओ जरा एक्सप्लोर करो। तो इसने जगह जगह देखा ऑयल फील्ड्स कहां है, वहां ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। इन रिसेंट ईयर्स न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सट्रीम
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अब जैसे अब रिसेंट ईयर की बात करें हम, तो रिसेंट ईयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन रिसेंट ईयर्स न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न से क्या हो जाएगा, तो एक्सट्रीम वेस्टर्न इधर और एक्सट्रीम ईस्टर्न मतलब इधर। तो नए नए लोकेशंस भी और मिले हैं। इनिशियली जैसे अगर आप देखोगे जब ओएनजीसी को स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, सिर्फ दिग्बोई ही एकमात्र फील्ड थी उस समय। ओएनजीसी का एस्टैब्लिशमेंट ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अब आप सीयू सीईटी के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह से बेसिक्स जो है, छोटे छोटे माइन्यूट जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है, ये चीजों का ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो और कहां है, तो इन असम, दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरान आर इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो यहाँ पे आप देख लो दिग्बोई, नहरकटिया, ठीक है, मोरान, ये सारे आपको मिल जाएंगे असम में। असम के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो दी मेजर फील्ड्स ऑफ गुजरात आर अंकलेश्वर, कालोल, ठीक है, महसनान, नवगाम, कोसांबा एंड लुनेज। ठीक है, तो ये जो है ये गुजरात की क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हो जाएगी। अब अगर गुजरात हो गया, देखो गुजरात और असम दो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गए वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कुछ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन सेंटर्स भी हैं। ऑफशोर मतलब क्या है कि समुद्र तट से अंदर आके, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वाज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन कमेंस्ड इन 1976। 1973 में इसको एक्सप्लोर कर लिया गया था मुंबई हाई, जो कि क्या है 160 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। ठीक है, रॉकी भाई पहुंच सकते थे यहां तक। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे 1976 से एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट किया। ठीक है, 1976 से एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट किया मुंबई हाई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंबई हाई के बाजू में जैसे बेसिन वगैरह ये सारे हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पे आ जाओगे ना तो यहाँ पे क्या है, कृष्णा मतलब गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो इन रिवर्स के जो बेसिन है ना, जो डेल्टा है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑयल और नेचुरल गैस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो वहां पे भी आपको ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑयल और नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन दी एक्सप्लोरेटरी वेल्स। ठीक है, जहां पे अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। क्लियर हुआ। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी वेल इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। अब क्या हो रहा है ना, आपको ऐसा नहीं है कि जहां पे जैसे दिग्बोई ऑयल फील्ड में जाके आप अपनी गाड़ी ले जाके खड़ी कर दो, बोलते भैया फुल टैंक कर दो, वहां पे ऑयल नहीं निकल रहा है। ठीक है, बेसिकली वहां आपको पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, वहां आपको क्या मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। जैसे दिखता है ना गाढ़ा सा एकदम। ठीक है, क्रूड ऑयल का जैसे कभी कभी स्पिल हो जाता है सी पे, तो न्यूज वाले कैमरा लेके पहुंच जाते, दिखाते हैं कितनी मराइन लाइफ इफेक्ट हो गई, वो सारी चीजें। तो वो आपको जो मिल रहा है ना, वो क्रूड ऑयल मिल रहा है, काला डार्क, मतलब टार की तरह एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा मिलता है वो। लेकिन अब होता क्या है, तो वो ऑयल एक्सट्रैक्ट जो किया जा रहा है, वो जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्रूड ऑयल क्या होता है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। तो इंप्योरिटीज के नाम पे प्लास्टिक सब निकाल देते हो आप। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। आगे समझ में, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पता लग रहा है आप पेट्रोल की टंकी भरवाने पहुंच जाओ वहां पे कि ऑयल वेल है, चलो वहां चलते हैं। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इट नीड्स टू बी रिफाइंड। उसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन कहां करोगे, रिफाइनरीज में। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। अब रिफाइनरीज दो तरह की होती है, ध्यान रखना। क्या होता है, एक होती है फील्ड बेस्ड, एक होती है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज क्या होती है पता है, फील्ड बेस्ड मतलब क्या है कि जहां तेल निकला है वहीं क्या कर दो, तेल को पेल दो। किस तरह से, मतलब वहीं पर रिफाइन कर दिया जाता है। जैसे मुंबई हाई जो है, ठीक है, या फिर नहीं मुंबई हाई नहीं, जैसे आप कहते हैं मुंबई हाई से क्योंकि एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे दिग्बोई की जो बात कर रहे हैं हम, ये दिग्बोई है ना आसाम में, तो ये दिग्बोई जो है, ठीक है, तो ये दिग्बोई में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये फील्ड बेस्ड है। दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड। ठीक है, मतलब वहां जहां एक्सट्रैक्ट किया, जहां ऑयल वेल है, जहां ऑयल फील्ड है, वहीं उसको क्या कर दिया आपने, रिफाइन करके वहीं, हाँ दिग्बोई लेके अगर गाड़ी की टंकी लेके पहुंचोगे तो भर देंगे वो। ठीक है, क्योंकि वहीं पे रिफाइन भी हो रहा है। बाकी जैसे बारूनी हो गया, ठीक है, बारूनी कहां पे, बिहार, ये रहा। ठीक है, बारूनी बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पाइपलाइन से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बारूनी तक ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, ये मार्केट बेस्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मार्केट बेस्ड रिफाइनरी की, मतलब बारूनी तक क्रूड ऑयल लाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, और वो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके फिर बोलते हैं कि आप गाड़ी की टंकी में डलवाओ। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ मार्केट बेस्ड भी होती है। तो दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड बारूनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। समझ में आया। एक और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो है नेचुरल गैस। अब क्या है, ये करण अर्जुन टाइप से, कौन, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। कैसे, तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि नेचुरल गैस जो है तो वो क्या है कि वो पेट्रोल, वो भी फॉसिल से ही बना है। लेकिन अब आपको एक चीज समझना होगा, यहाँ पे अच्छे से समझना। हाँ, यहाँ पे क्या है, जिससे अगर मान लो ये स्ट्रेटा है, ये किस चीज का, ये जमीन का एक स्ट्रेटा है, वो ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, फॉसिल्स पड़े हुए थे। ठीक है, तो ऐसी मछली बनाना बचपन में सीखी थी ना सभी ने, ऐसी वाली। अब ये मछली के क्या है, फॉसिल्स थे। ये फॉसिल्स क्या हो जाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फॉसिल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये ऑयल स्ट्रेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है ना कि ये
जमीन का हिस्सा है, लेकिन नीचे जमीन के क्या है, तंदूर है। मतलब नीचे आप देखोगे अर्थ के अंदर जाओगे तो क्या अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, वो मैग्मा उबाल खा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, वो गर्मी हीट तो सप्लाई कर ही रहा है, ठीक है। तो इधर नीचे हीट जब सप्लाई होती है तो ये ऑयल है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड को हीट सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वो गैस है ना। तो गैस 20%, यहां कैसे गैस 20% है, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल को जब कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, नीचे से आप जैसे देखेंगे क्रूड, और किधर चलेगा, हाँ वी आर बैक। तो अब जब क्रूड ऑयल को कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल को जब कंटिन्यूसली नीचे से हीट सप्लाई हो रही है तो वो क्रूड ऑयल लिक्विड है, और नीचे से कंटिन्यूसली क्या हो रही है, ये हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस हीट सप्लाई के चलते क्या होगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब आप क्या करते हैं, जब आप ऑयल फील्ड्स में एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं ना पेट्रोलियम, तो बहुत सी बार क्या होता है कि ऑयल फील्ड जहां से आपको क्रूड ऑयल निकालना है वहां पे आपको गैस भी मिल जाती है बाय प्रोडक्ट की तरह। क्यों, क्योंकि वही जो कह सकते हैं कि लिक्विड क्रूड ऑयल था वो गैस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द कन्वेक्शनल हीट के चलते। समझ में आई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब अगर हम जैसे देखें तो द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल की जो बात करते हैं ना, जैसे आपने देखा ओएनजीसी था, वैसे ही एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग क्या है, गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas। तो इनको डिपार्टमेंट दे दिया, ओएनजीसी ऑयल संभाल रहा है, तुम क्या संभालो, तुम गैस संभालो, ठीक है। तो गैस का डिपार्टमेंट दे दिया किसको, गेल को, नेचुरल गैस का। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग द ऑयल इन ऑल द ऑयल फील्ड्स, बट exclusive reserves have been located along the eastern coast as well as Tamil Nadu, Odisha and Andhra Pradesh, ठीक है, त्रिपुरा, राजस्थान एंड offshore wells in गुजरात एंड महाराष्ट्र। समझ में आया। तो कहां पे मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड से ही आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैंने अभी समझाया यहाँ पे एक डायग्राम करके समझाया था ना कि ये इसको नीचे से कन्वेक्शनल हीट मिलेगी तो ये क्या कर जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज ऑब्टेन्ड, नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड विथ ऑयल इन द ऑयल फील्ड्स बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स। अब कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, कहीं कहीं ये भी स्थिति रहेगी कि कहीं कहीं स्थिति क्या रहेगी कि जितना भी आपको लिक्विड क्रूड ऑयल था वो पूरा का पूरा लिक्विड क्रूड ऑयल क्या हो गया, कन्वेक्शनल करंट के चलते पूरा का पूरा ही किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ही गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जब पूरा का पूरा ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आप यहां पे कहीं कहीं एक्सक्लूसिवली गैस ही गैस पाओगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सक्लूसिव कह सकते हैं नेचुरल गैस वाले रिजर्व्स कहां मिलेंगे, तो एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड अप along the eastern coast as well as, ठीक है, as well as गुजरात as well as त्रिपुरा, राजस्थान, offshore wells in गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गैस भी मिल जाएगी कहीं कहीं। So this was the story, this was the wonderful story about conventional resources। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आपको ये वीडियो इस तारीख में मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्या हो रहा है कि अप्रैल 23 से अप्रैल 30 तक, दिस इज दी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अनअकैडमी पर 45 डेज के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 की प्राइस में मिल रहा है, 299। इसको और कम कर दूं मैं, ठीक है। तो ये 299 पे भी इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 45 डेज के लिए, देखो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्यों, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो प्लेटफॉर्म को, अपनी एग्जाम टाइम में और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो अपने एजुकेटर्स के साथ में। जैसे क्लास 8 से 12th, तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं, देखो दिस अमाउंट इज वेरी मिनिमल, ठीक है। इस अमाउंट में जैसे आप हो सकता है 2-3 चॉकलेट खा के उड़ा दो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, प्लस पे अभी तक का जितना कंटेंट है रिकॉर्डेड लाइव वो सारा देख सकते हो, आगे कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट। तो अप्रैल 23 से अप्रैल 30 के बीच में यू कैन अवेल दिस ऑफर फॉर 45 मतलब अवेल दिस ऑफर ऑफ 45 डेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन एट 299 यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस, ठीक है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।